इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 के हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 7 को, जिसका नाम है वेवर्स, आयरन स्मेल्टर्स एंड फैक्ट्री ओनर्स। और इस चैप्टर में हमें पढ़ना है कि जो ब्रिटिश रूल था इंडिया के ऊपर, उसका क्या असर हुआ इंडिया के जो कारीगर थे उसके ऊपर, या फिर जो इंडिया के बिजनेसेस थे उसके ऊपर। और यहाँ पर जैसे चैप्टर का टाइटल है वेवर्स, आयरन स्मेल्टर्स और फैक्ट्री ओनर्स, तो यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि इस चैप्टर में हम मेनली डिस्कस करेंगे दो बिजनेस के बारे में या फिर दो इंडस्ट्री के बारे में। पहला तो हो गया आपका कपड़ा इंडस्ट्री यानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, और दूसरा हो गया स्टील एंड आयरन इंडस्ट्री। तो इन दोनों के जरिए हम पूरे चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे या फिर पूरे सिचुएशन को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो ब्रिटिश रूल था उसका इंडिया के आर्टिस्ट लोगों के ऊपर क्या, कारीगर लोगों के ऊपर क्या असर हुआ, या फिर बिजनेसेस जो थे उस पर क्या असर हुआ। तो देखिए यहाँ पर यही कहा गया है कि ये जो चैप्टर है ये हमें बताता है कि जो क्राफ्ट और दूसरे इंडस्ट्रीज है इंडिया के, उसका उनके ऊपर क्या असर हुआ ब्रिटिश रूल का। और यहाँ पर दो इंडस्ट्रीज़ के ऊपर हम मेनली फोकस करेंगे, टेक्सटाइल और आयरन स्टील के इंडस्ट्री के ऊपर। और देखिए यहाँ पर इन दोनों इंडस्ट्री को इसलिए हम ले रहे हैं क्योंकि ये दोनों इंडस्ट्री जो थे ये पूरी दुनिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि ये ऐसे इंडस्ट्री थे जहाँ पर सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था। और जो मैकेनाइज्ड प्रोडक्शन था कॉटन का, उसकी वजह से जो ब्रिटेन था वो आगे चलकर सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल नेशन बन चुका था 19th सेंचुरी में। और इसके बाद आयरन और स्टील इंडस्ट्री में उसके बाद ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था। और इन दोनों में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आने के बाद जो ब्रिटेन था वो पूरी दुनिया का कारखाना कहलाने लगा था, यानी वर्कशॉप कहलाने लगा था। तो देखिए जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था ब्रिटेन का, वो जो चीज़ है इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये इंडिया के साथ काफ़ी ज़्यादा जुड़ी हुई है। क्योंकि जो इंडिया था उसमें हमने देखा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी जब इंडिया में आई थी, यहाँ पर जो वो ट्रेड कर रही थी, ट्रेड में उसको काफ़ी ज़्यादा मुनाफा हो रहा था। और इस मुनाफे की वजह से ही जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो शुरुआत में चाह रही थी कि यहाँ के जो राजा हैं वो उसकी मर्जी से काम करें। और अपने मुनाफे को बनाए रखने के लिए या फिर बढ़ाने के लिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो शुरुआत में बहुत सारे युद्ध भी लड़ रही थी या फिर बहुत ही इलाकों को कैप्चर भी कर रही थी। तो इसलिए हम अगर देखें तो सबसे मेन मोटिव जो ईस्ट इंडिया कंपनी का था वो था इंडिया से ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना। और इस वजह से वो इंडिया में बहुत सारे इलाकों को उसने कैप्चर भी किया था। बहुत सारे उसने पॉलिटिकल डिसीजन भी लिए थे इंडिया में। और देखिए शुरुआत में अगर हम देखें बिजनेस को, तो शुरुआत में यानी लेट 18th सेंचुरी तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो इंडिया से सामानों को खरीदती थी और उनको इंग्लैंड या फिर यूरोप में ले जाकर बेचती थी, और इससे उसको बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट हुआ करता था। और जैसे जैसे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ने लगा ब्रिटेन में, उसके बाद जो ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट थे यानी जो ब्रिटिश व्यापारी थे वो इंडिया को अब मार्केट के रूप में देखने लगे। यानी पहले जो चला करता था कि इंडिया से जाता था ब्रिटेन, अब ये चीज़ ठीक पहले होता था इंडिया से ब्रिटेन सामान जाता था, लेकिन अब होने लगा कि ब्रिटेन में सामान बनने लगा और वो इंडिया में आकर बिकने लगा। तो ये चीज़ पूरा उल्टा हो गया। और इस चीज़ के उल्टे होने का क्या असर हुआ इंडिया के जो कारीगर थे उनके ऊपर, या फिर जो इंडिया के इंडस्ट्रीज थे उनके ऊपर क्या असर हुआ, इन चीज़ों को यहाँ पर इस चैप्टर में आगे हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम आगे शुरुआत करते हैं इस चैप्टर का पहला टॉपिक, जो कि है इंडियन टेक्सटाइल्स एंड द वर्ल्ड मार्केट। तो सबसे पहले यहाँ पर इस टॉपिक में हम ये जानेंगे कि जो इंडियन टेक्सटाइल्स थे वो किस क्वालिटी के थे, या फिर पूरे वर्ल्ड मार्केट में उनका कैसा वैल्यूएशन था, कैसी उनकी इज्जत थी। इन चीज़ को यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो देखिए जो 1750 के आसपास अगर हम देखें, ब्रिटिश जो थे उनके बंगाल के कंक्वेस्ट के पहले जो इंडिया था वो पूरी दुनिया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था कॉटन टेक्सटाइल का। और जो इंडियन टेक्सटाइल थे उनको काफ़ी ज़्यादा वैल्यू किया जाता था, या फिर उनका जो क्वालिटी है वो काफ़ी मशहूर था कि जो इंडिया का सामान है वो पूरी दुनिया में बहुत ही अच्छा है, सबसे बेस्ट है। इस तरीके के लोगों का विश्वास था। विश्वास क्या था, वो रियलिटी में उतना अच्छा हुआ करता था। और ये जो थे यानी इंडिया के जो प्रोडक्ट थे वो पूरी दुनिया में लगभग सभी इलाकों में काफ़ी बड़ी मात्रा में ट्रेड किए जाते थे, जैसे कि आपका साउथ ईस्ट एशिया हो गया, वेस्ट हो गया, या फिर सेंट्रल एशिया हो गया। इन सभी रीजन में इनका काफ़ी ज़्यादा व्यापार होता था और काफ़ी ज़्यादा लोग इनको पहनना पसंद करते थे या फिर इनको खरीदना पसंद करते थे, और ये काफ़ी महंगे मिला करते थे। और देखिए जो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज थे वो उन्होंने इंडिया से इंडियन टेक्सटाइल को खरीदना शुरू किया और आगे चलकर उसको यूरोप में वो बेच दिया करते थे। ये उनका शुरुआत में मेन बिजनेस था।
और देखिए ये जो ट्रेड था ये इतना बड़ा था, यानी इतना ज़्यादा महत्व हुआ करता था इंडियन कपड़ों का, इंडियन टेक्सटाइल का, कि अगर आप इंग्लिश वर्ड्स को देखें तो उसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आपको मिल जाएंगे जो कि यहाँ से निकले हैं, यानी इंडिया से निकले हैं या फिर इस ट्रेड से निकले हैं, यानी इंडिया से सामान ले जाकर दूसरे देशों के बेचने के जो प्रोसेस है उसमें बहुत सारे नए वर्ड्स बने हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आगे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमारा एक टॉपिक ही है, उसमें वर्ड्स टेलस हिस्ट्रीज। तो इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स के ऊपर ध्यान देने वाले हैं जो कि इस पूरे ट्रेड से बाहर आए हैं, इस पूरे ट्रेड से बने हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर बात करें तो यूरोपियन ट्रेडर्स जो थे वो सबसे पहले जो फाइन कॉटन था, यानी जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का कॉटन था जिसको कि हम मसलन के नाम से जानते हैं या फिर मलमल के नाम से जानते हैं, तो ये जो था इसको सबसे पहले यूरोपियन ने अरब मर्चेंट्स के पास देखा था मोसूल में, और वहीं से ये नया वर्ड आया जिसको कि मसलिन या फिर मसलन कहा जाता है। और इसी तरीके से जब पुर्तगीज पहली बार आए थे इंडिया में स्पाइसेस की तलाश में, तो वो आकर रुके थे केरला के कालीकट में, और यहाँ पर वो उतरे थे और यहाँ से उन्होंने स्पाइसेस के साथ साथ कॉटन टेक्सटाइल भी खरीदे थे और इसको वापस वे यूरोप लेकर गए थे। और ये जो टेक्सटाइल थे ये इतनी ज़्यादा फेमस हुए या फिर इनको इतना ज़्यादा पसंद किया जाने लगा कि इसको आगे चलकर कैलिको कहा जाने लगा, और जो कैलिको है वो आगे चलकर एक जनरल वर्ड बन गया, जनरल नाम बन गया कॉटन टेक्सटाइल के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि इंडियन कपड़े या फिर इंडियन जो टेक्सटाइल था वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था या फिर कितना ज़्यादा फेमस था। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो कि दिखाते हैं कि इंडियन टेक्सटाइल जो थे वो वेस्टर्न मार्केट में कितने ज़्यादा पॉपुलर थे। सभी वर्ड्स की यहाँ पर बात नहीं की गई है। तो इसके आगे देखिए, अगर आप फिगर 3 देखें, यानी जो नेक्स्ट यहाँ पर पेज में फिगर है, इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। इस फिगर की यहाँ पर बात की गई है। इस फिगर को अगर आप देखते हैं तो इसमें आप देखेंगे कि एक तरीके का ऑर्डर बुक है जिसमें कि जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने अपने रिप्रेजेंटेटिव के पास भेजा है कलकत्ता में 1730 में। और ये जो ऑर्डर बुक है इसमें 5,89,589,000 पीसेज ऑफ क्लॉथ की बात की गई है। और इस बुक को अगर आप देखते हैं तो उसमें आप देखेंगे कि 98 वेराइटीज़ के कॉटन और सिल्क क्लॉथ की बात यहाँ पर की गई है। और ये जो कपड़े होते थे इनको इंग्लैंड में या फिर यूरोपियन मार्केट में या जो फिर जो ट्रेड का जो पूरा प्रैक्टिस था उसमें पीस गुड्स के नाम से जाना जाता था। और ये जो कपड़े होते थे एक पीस गुड मतलब 20 यार्ड लंबा और 1 यार्ड चौड़ा, इतनी इसकी साइज़ होती थी, यानी कि इतने साइज़ के 5,89,000 पीसेस चाहिए थे। इस तरीके की बात यहाँ पर ऑर्डर बुक में बताई गई है। तो ये देख सकते हैं, यही है वो ऑर्डर बुक का पन्ना जो कि आप यहाँ पर इमेज में देख रहे हैं। और अगर आप ऊपर इस पूरे लिस्ट को देखेंगे, अगर जिसमें कि 98 तरीके के पीसेस की बात की गई है, तो उसमें से भी बहुत सारे वर्ड्स आपको ऐसे मिल जाएंगे जो कि इंडिया से जनरेट हुए हैं, इंडिया से बाहर निकले हैं, और ये आज काफ़ी ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। जो ट्रेडिंग है या फिर जो टेक्सटाइल का जो पूरा मार्केट है, पूरा बिजनेस है, उसमें ये वर्ड काफ़ी फेमस है। जैसे कि आपका चिंड्स हो गया, ये आपका एक इंडियन वर्ड से बाहर निकला, या फिर जो कोसा हो गया ये फिर इंडियन वर्ड से आया है, या फिर बंडाना। तो देखिए इन वर्ड्स को देखें तो जो आपका चींड्स है ये आपका आया है छींट से, और उसी तरीके से जो कोसा है ये आपका खोसा से आया है, और वही जो आपका बंडाना है ये बंधन से आया है। तो इस तरीके से काफ़ी सारे वर्ड्स हैं जो कि जनरेट हुए हैं इंडिया से, और ये काफ़ी ज़्यादा इतने ज़्यादा पॉपुलर हुए या फिर इनको इतना ज़्यादा पसंद वहाँ पर किया जाने लगा कि ये आगे चलकर उसी तरीके से इनका नाम भी रख दिया गया। तो देखिए जो चीन्स होता था वो किस तरीके का कपड़ा था, या फिर जो बंडाना किस तरीके का कपड़ा होता था, ये सभी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं, चाहे तो पढ़ सकते हैं, उसकी उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ मेन बताया गया कि ये इतने ज़्यादा पॉपुलर थे, इंडियन कपड़े इंग्लैंड में या फिर यूरोप में इतने ज़्यादा पॉपुलर थे कि जो अमीर लोग इंग्लैंड या यूरोप के हुआ करते थे वो इन कपड़ों को पहनते थे। यहाँ तक कि जो महारानी थी इंग्लैंड की वो भी इंडियन फैब्रिक के ही कपड़ों को पहनती थी। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जो इंडियन टेक्सटाइल था उसका कितना अच्छा स्थान था या फिर कितना वो वैल्यूएबल था पूरे वर्ल्ड में। तो देखिए यहाँ पर आगे अगर देखते हैं तो आगे यहाँ पर बताया गया कि ये जो ऑर्डर बुक था उसमें और भी तरीके के क्लॉथ्स की बात की गई थी, और इसमें एक तरीके से स्पेसिफाई किया गया था कि कहाँ से कौन कपड़ा लेना है, जैसे कासिम बाज़ार से लेना है, पटना से लेना है, कलकत्ता से लेना है, उड़ीसा से लेना है, इस तरीके से स्पेसिफाई किया गया था। और ये जो यूज़ है इस तरीके के वर्ड्स का कि यहाँ से ये कपड़ा लेना है, ये कपड़ा लेना है, इस तरीके से ये चीज़ दिखाता है कि जो इंडियन टेक्सटाइल था वो कितना ज़्यादा पॉपुलर था ब्रिटेन में या फिर यूरोप के दूसरे शहरों में या फिर यूरोप के दूसरे देशों में, और लोग एक तरीके से जानते थे कि हमें कहाँ से कौन सा कपड़ा लेना है। इतना फेमस ये हुआ करता था।
तो इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो आगे इसी में हमारा आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है इंडियन टेक्सटाइल्स इन यूरोपियन मार्केट। यानी कि जो इंडियन टेक्सटाइल था उसको यूरोपियन मार्केट में क्या प्रभाव हुआ, वहाँ भी तो बिजनेस चल रहे थे, वहाँ भी लोग कपड़े बनाया करते थे, उस पर इसका क्या असर हुआ, इस चीज़ को थोड़ा सा हम देख लेते हैं। अगर हम अर्ली 18th सेंचुरी की बात करें तो उस समय में इंडियन टेक्सटाइल इतना ज़्यादा पॉपुलर था ब्रिटेन में और यूरोप में कि जो वहाँ के कपड़े बनाने वाले लोग थे या फिर जो टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर थे वो इस चीज़ से इतना ज़्यादा परेशान होने लगे कि वो इसका प्रोटेस्ट करने लगे कि जो इंपोर्ट है इंडिया से, इंपोर्ट को बंद किया जाए, बाहर के कपड़ों को नहीं लाया जाए और जो हमारे ब्रिटेन के बिजनेस है उनको बचाया जाए। तो इस चीज़ को देखते हुए 1720 में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने एक कानून बनाया जिसमें कि जो चींज था उसका प्रयोग ब्रिटेन में या फिर इंग्लैंड में प्रोहिबिट कर दिया गया, ये बिल्कुल ही रोक दिया गया। और ये जो एक्ट था इसको कहा गया कालिको एक्ट। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये इतना बड़ा बिजनेस था या फिर इतना ज़्यादा पॉपुलर था इंडियन कपड़ा कि सरकार को बैन लगाना पड़ा, सरकार को रोक लगाना पड़ा ताकि वहाँ के जो बिजनेस हैं ब्रिटेन के बिजनेस वो सरवाइव कर सके। और इस समय में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो इंग्लैंड में डेवलप ही हो रही थी, वो उतने ज़्यादा अच्छी नहीं थी या फिर उतनी अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स वहाँ पर प्रोड्यूस नहीं होते थे। और इसकी वजह से जो वहाँ के मैन्युफैक्चरर थे वो इंडियन टेक्सटाइल से compete नहीं कर पा रहे थे। तो इस वजह से जो इंग्लिश प्रोड्यूसर थे, कपड़ों के प्रोड्यूसर, वो चाहते थे कि जो ब्रिटेन का मार्केट है उसको सिक्योर कर दिया जाए, वहाँ पर इंडिया से आने वाले कपड़ों को नहीं बेचा जाए, उस पर पाबंदी लगा दी जाए, बैन लगा दिया जाए और सिर्फ ब्रिटेन में जो कपड़े बनते हैं उनको ही वहाँ पर बेचा जाए। और इसकी वजह से जो सरकार थी उसने तय किया कि जो प्रिंटिंग इंडस्ट्री है यानी जो कपड़े की इंडस्ट्री है उसको सपोर्ट किया जाएगा और जो इंडिया से कपड़े हैं उसको बैन कर दिया जाएगा। और इसके बाद जो वहाँ के बिजनेसेस थे या फिर कपड़ों के प्रोड्यूसर थे उन्होंने इंडियन डिज़ाइंस को कॉपी करना शुरू कर दिया और यहाँ के कॉपी को वो छाप छाप कर वहाँ पर बेचा करते थे, या फिर वो यहाँ से इंडिया से अनब्लीच्ड कपड़े ले जाते थे यानी सादे वाइट कपड़े ले जाते थे और उसको वहाँ पर प्रिंट करके वो बेचा करते थे। तो इस तरीके से वो बिजनेसेस किसी तरीके से सरवाइव करने की कोशिश कर रहे थे और खुद को एक तरीके से इंडिया का जो पूरा स्टाइल है या फिर इंडिया का जो कपड़े का तरीका था उसको कॉपी करने की कोशिश कर रहे थे। और देखिए जो इंडिया से कंपटीशन था वो भी एक वजह था जिसकी वजह से जो इंग्लैंड था उसमें टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की ज़रूरत पड़ रही थी कि किस तरीके से हम सस्ते या फिर अच्छे तरीके से हम कपड़े बना सकते हैं। तो इसके बाद 1764 में स्पिनिंग जेनी को इन्वेंट किया गया जॉन के द्वारा और इसकी वजह से जो प्रोडक्टिविटी था ट्रेडिशनल स्पिंडल्स का वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। और इसके बाद आगे चलकर स्टीम इंजन को भी इन्वेंट कर लिया गया रिचार्ड आर्कराइट द्वारा 1786 में, जिसकी वजह से जो पूरा कॉटन टेक्सटाइल वीविंग क्लोथिंग ये जो पूरा इंडस्ट्री था ये काफ़ी ज़्यादा रिवोल्यूशनाइज हो गया और इसमें एक तरीके का इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया। और इसकी वजह से जो कपड़े थे वो बहुत ही आसानी से बहुत ही सस्ते दामों पर बहुत ही ज़्यादा क्वान्टिटी में प्रोड्यूस किए जाते थे। लेकिन इनके आने के बावजूद भी जो इंडियन टेक्सटाइल था वो लेट 18th सेंचुरी तक पूरी तरीके से डोमिनेट करते रहा यूरोप में या फिर दूसरे देशों में, दूसरे इलाकों में। और जो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज थे जैसे कि डच, फ्रेंच या फिर इंग्लिश, सभी लोग ये जो पूरा बिजनेस था इससे बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे थे। यानी कि जो यहाँ से कपड़े ले जाते थे यूरोप में, ब्रिटेन में, दूसरे इलाकों में बेचते थे और जो कंपनीज थे वो कॉटन और सिल्क टेक्सटाइल को खरीदने के लिए अब पहले शुरुआत में तो वहाँ से सिल्वर इंपोर्ट किया करते थे। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको बंगाल में काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल पावर मिल गया था, पूरा राज्य था वो उसके कंट्रोल में आ गया था। तो इसके वजह से अब उसको जो प्रीशियस मेटल था जैसे कि सिल्वर या फिर गोल्ड इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। इसके बदले में वो यहाँ से ही किसानों से या फिर ज़मींदारों से टैक्स लिया करते थे और उसी से सामानों को यहाँ पर खरीद के ब्रिटेन में भेज दिया करते थे। तो इस तरीके से जो इंडिया का जो ऑक्यूपेशन था, मेरा मतलब है इंडिया पर जो कब्जा था अंग्रेजों का, उसने काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया ईस्ट इंडिया कंपनी को या फिर ब्रिटिशर्स को अपने बिजनेसेस में प्रॉफिट बढ़ाने के लिए या फिर उसको ज़्यादा से ज़्यादा फ्लरिश करने के लिए। तो इसके बाद यहाँ पर आगे देखते हैं तो ये इमेज दिखाया गया कि इंडिया के किस किस इलाके में कौन कौन किस तरीके के कपड़े बनाए जाते थे। तो इसको आप चाहें तो देख सकते हैं
ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक तरीके से, ये आपका कलकत्ता का रीजन हो गया, पटना, ढाका हो गया, या फिर साउथ में आप जाएँ तो वहाँ पर भी बहुत सारे सिटीज़ थे, या फिर नॉर्थ में भी बहुत सारे सिटीज़ थे जहाँ पर कपड़ों का प्रोडक्शन होता था। तो अब हम आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में और पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है हु वेयर द वेवर्स। तो आइए हम थोड़ा सा वेवर्स के बारे में जान लेते हैं, यानी बुनकरों के बारे में जान लेते हैं कि आखिर वे लोग कौन थे, वो किस कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। इस तरीके की चीज़ें हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए, जो वेवर्स थे यानी जो बुनकर थे, वो जनरली ऐसे कम्युनिटी से बिलोंग करते थे जो कि वेविंग का काम में काफ़ी एक्सपर्टीज़ रखते थे, स्पेशलाइजेशन रखते थे, और उनका जो स्किल था वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास किया जाता था, यानी बाप बेटा को सिखाता है, बेटा अपने बेटा को सिखाता है, इस तरीके से पूरे स्किल को पास किया जाता था। और यहाँ पर कुछ कम्युनिटीज़ के नाम दिए गए हैं, जैसे तांती वेवर्स जो कि बंगाल के थे, जुलाह या फिर मोमिन जो कि नॉर्थ इंडिया के काफ़ी फेमस वेवर्स थे। इसके अलावा दक्षिण भारत की बात करें, साउथ इंडिया की बात करें, तो वहाँ के जो साले वेवर्स थे, या फिर कैकोलार जो वेवर्स थे, या फिर देवांग जो कम्युनिटी थी, ये कुछ ऐसे साउथ इंडिया के फेमस कम्युनिटीज़ थे जो कि वेविंग का काम किया करते थे। तो देखिए, अगर हम बात करें वेविंग के बारे में, यानी कपड़ा बनाने की बात करें, तो उसमें ऐसा नहीं था कि सिर्फ वेवर्स ही काम किया करते थे, उसके अलावा भी बहुत सारे लोग उसमें इन्वॉल्व होते थे। जैसे कि जो पहला स्टेप होता था वो था स्पिनिंग का। इसमें जो काम किया जाता था वो जनरली महिलाओं द्वारा किया जाता था, और इसमें चरखा और तकली का उपयोग करके उपयोग करके ये स्पिन किया जाता था और धागा बनाया जाता था। और जो थ्रेड था वो उसको बना करके फिर आगे प्रोडक्शन में यूज़ किया जाता था, यानी बुनकरों द्वारा यूज़ किया जाता था, यानी जो वेवर्स थे उनके द्वारा यूज़ किया जाता था। और ज़्यादातर कम्युनिटीज़ में ये जो बुनने का काम होता था ये किया जाता था मर्दों द्वारा। और इसके बाद अगर हम बात करें आगे के स्टेज में, अगर कपड़ों को रंगने की बात आती थी, तो ये जो काम किया जाता था ये किया जाता था एक व्यक्ति द्वारा, डायर द्वारा, जिसको कि कहा जाता था रंगरेज। और इसके अलावा जो प्रिंटेड क्लॉथ था उसमें बहुत तरीके के प्रिंटिंग की ज़रूरत भी होती थी बहुत सारे कपड़ों में, तो उसके लिए एक स्पेशल जो व्यक्ति होता था जिसको कि चिपीगार कहा जाता था, उसका यूज़ लिया जाता था, और ये एक तरीके से इसी में एक्सपर्टीज़ रखते थे। तो इस तरीके से ये जो काम था ये ऐसा नहीं था कि सिर्फ वेवर्स इसमें इन्वॉल्व थे कपड़े के प्रोडक्शन में, उसके अलावा भी बहुत सारे लोग थे वो अलग अलग स्तर पर काम करने में इन्वॉल्व थे। कोई धागा बना रहा है, कोई कपड़ों को रंग रहा है, कोई कपड़ों के ऊपर प्रिंटिंग कर रहा है, तो सभी स्तर पर लोग जो थे वो इस काम में इन्वॉल्व थे। और जो हैंडलूम वेविंग और ऑक्यूपेशन था जो कि इससे जुड़ा हुआ था, उसमें लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में इंडिया में लोगों को उस समय में रोजगार मिल रहा था। तो इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे यहाँ पर हमारे सामने टॉपिक आ जाता है द डिक्लाइन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल्स, यानी जो इंडियन टेक्सटाइल्स था जो कि पूरी दुनिया में एक समय में सबसे अच्छा माना जाता था, सबसे अच्छा था, उसका डिक्लाइन कैसे हुआ, इस चीज़ को थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो देखिए, जो डेवलपमेंट हुआ कॉटन इंडस्ट्री का ब्रिटेन में, उसकी वजह से इंडिया में जो टेक्सटाइल प्रोड्यूसर्स थे, प्रोडक्शन था, उस पर काफ़ी ज़्यादा पड़ा और कई तरीक़ों से इसका असर पड़ा। सबसे पहला तो ये था कि जो इंडियन टेक्सटाइल था उसको अब ब्रिटिश टेक्सटाइल से कंपटीशन करना पड़ता था यूरोपियन और अमेरिकन मार्केट में, और इसके साथ ही जो टेक्सटाइल था इंडियन टेक्सटाइल, उसको इंग्लैंड में एक्सपोर्ट करना भी काफ़ी ज़्यादा अब डिफ़िकल्ट हो चुका था, क्योंकि सरकार, वहाँ के सरकार ने इंडियन टेक्सटाइल के ऊपर काफ़ी सारे टैक्स लगा कर रखे हुए थे, हाई ड्यूटीज़ लगा कर रखे हुए थे, और इंडियन टेक्सटाइल जो था वो अब वहाँ पर उतनी आसानी से नहीं पहुँच रहा था। और इसके बाद अगर हम आगे देखें तो 19th सेंचुरी के शुरुआत से ही जो इंग्लिश मेड कॉटन टेक्सटाइल जो था वो इंग्लैंड, यूरोप और अमेरिका के अलावा जो दूसरे मार्केट थे जैसे कि अफ्रीका हो गया, यूरोप हो गया, लगभग सभी मार्केट में जहां पर पहले इंडियन कपड़ा काफ़ी ज़्यादा बिकता था वहां पर उतना ज़्यादा बिक नहीं रहा था, क्योंकि जो ब्रिटिश था, यानी जो ब्रिटिश कपड़ा था वो उससे काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन यहाँ पर करना पड़ रहा था इंडियन टेक्सटाइल को। और इसके साथ ही जो हज़ारों की संख्या में जो वेवर्स थे वो एक तरीके से अब बेरोज़गार हो चुके थे, उनको रोज़गार उनका छीन गया था, क्योंकि जो उनका प्रोडक्शन था, जो वो कपड़े बना रहे थे, वो अब उतना ज़्यादा बिक नहीं रहा था। और इसमें सबसे ज़्यादा असर हुआ था बंगाल के वेवर्स के ऊपर, उनके ऊपर इसका सबसे ज़्यादा असर हुआ था।
और इसका रीज़न ये था कि जो देखिए जो इंग्लिश और यूरोपियन कंपनीज थी वो अब इंडियन गुड्स खरीदने से मना कर रही थी, वो इंडियन गुड्स खरीद नहीं रहे थे। और उनके जो एजेंट्स थे वो अब एक तरीके से एडवांस पेमेंट नहीं किया करते थे जो कि पहले उनके द्वारा किया जाता था जो प्रोडक्शन है उसको सिक्योर करने के लिए। और इस चीज़ से परेशान होकर जो वेबर्स थे उन्होंने कई बार पिटीशंस भी लिखे सरकार को ताकि उनको सरकार से कुछ मदद मिल सके, लेकिन वहाँ से उनको किसी भी तरीके का मदद नहीं दिया गया। यहाँ पर देखिए एक लेटर दिखाया गया है कि किस तरीके से जो लोग हैं 12,000 वेवर्स हैं वो एक पिटीशन सरकार के सामने देते हैं कि हमको किसी भी तरीके से हेल्प कीजिए, जो एडवांस पेमेंट किया जाता है उसके लिए कुछ हेल्प कीजिए, लेकिन वहाँ से उनको कोई रिस्पांस नहीं मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर एक महिला का भी कहानी बताया गया है कि जो कि न्यूज़पेपर के एडिटर के पास एक लेटर लिखती है कि उसकी बात को न्यूज़पेपर में प्रिंट किया जाए। तो इन चीज़ों को आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर तो हमने देखा कि जो एडवांस पेमेंट था वो बंद कर दिया गया था और जो रिप्रेजेंटेटिव थे कंपनी के उन्होंने सामान खरीदना बंद कर दिया था। लेकिन ये सबसे बुरी स्थिति नहीं थी, इसके आगे चलकर और भी बुरी स्थिति आई। वो तब हुआ जब 1830 के आसपास जो कॉटन क्लॉथ थे ब्रिटिश के वो इंडिया में आकर बिकने लगे और इंडिया में इतने बड़े स्तर पर बिकने लगे कि जो इंडिया के जो क्लॉथ थे उनका एक तरीके से मार्केट बिल्कुल ही डाउन हो गया और उनकी जो स्थिति थी वो बहुत ही ज़्यादा खराब होने लगी। और आगे चलकर एक तरीके से देखें तो 1880s में जो जितना भी कपड़ा इंडिया में बिक रहा था, कॉटन क्लॉथ इंडिया में जितना भी बिक रहा था उसमें से 2/3 हिस्सा वो सिर्फ ब्रिटेन से आ रहा था, यानी कि मात्र 1/3 जो था वो इंडिया में प्रोड्यूस हो रहा था। और देखिए ये जो पूरा चीज़ था इसने सिर्फ स्पेशलिस्ट वेबर्स को परेशान नहीं किया या फिर प्रभावित नहीं किया, बल्कि जो स्पिनर्स थे जो कि गाँवों में काम किया करते थे, जो महिलाएं काम किया करती थी, उनको भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किया। हज़ारों की संख्या में जो रूरल महिलाएं थी जो कि अपनी जीविका चलाती थी स्पिनिंग का काम करके, स्पिनिंग कॉटन ट्रेड का काम करके, वो अब एक तरीके से जॉबलेस हो चुकी थी, उनके पास अब कोई काम भी नहीं बचा हुआ था। तो लेकिन यहाँ पर एक चीज़ हमें समझनी चाहिए कि हमने देखा कि 2/3 हिस्सा ब्रिटेन से आ रहा था, 1/3 हिस्सा इंडिया में प्रोड्यूस हो रहा था। लेकिन इसके बावजूद भी जो हैंडलूम था, वो हैंडलूम वीविंग जो था वो इंडिया में कम्प्लीटली ख़त्म नहीं हुआ। उसका रीज़न ये था कि कुछ तरीके के ऐसे कपड़े थे जिनको कि ब्रिटेन में प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता था, यानी कि मशीनों द्वारा प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता था। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कुछ साड़ीज़ हैं जिसमें कि काफ़ी कारीगरी करके जो बॉर्डर्स बनाई जाती हैं या फिर जो क्लॉथ बनाए जाते हैं जिसमें ट्रेडिशनल वुवन पैटर्न होता है, उसको मशीन कैसे बनाएगा। और ऐसा नहीं था कि इनका डिमांड नहीं था, इनका डिमांड भी बहुत ज़्यादा था। इंडिया में अमीर लोग थे या फिर जो मिडिल क्लास थे, सभी लोग इसका काफ़ी ज़्यादा डिमांड रखते थे। और इसके साथ ही जो ये क्लॉथ थे वो ब्रिटेन में प्रोड्यूस नहीं होते थे और इनके साथ ही जो मोटे मोटे कपड़े होते थे जो कि गरीबों द्वारा पहने जाते थे उनको भी वहाँ पर प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता था। तो इस वजह से जो हैंडलूम इंडस्ट्री था वो बिल्कुल ही ख़त्म नहीं हुआ इंडिया में और वो लगातार सर्वाइव करते रहा। लेकिन पहले जितने बड़े स्तर पर होता था उतने बड़े स्तर पर अब नहीं रहा। तो देखिए यहाँ पर आगे बताया गया है कि आपने शोलापुर के बारे में सुना होगा वेस्टर्न इंडिया में और मदुरा के बारे में सुना होगा साउथ इंडिया में। तो ये जो 2 टाउन्स थे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ सेंटर के रूप में उभरे वेविंग के लिए लेट 19th सेंचुरी में। और आगे चलकर नेशनल मूवमेंट के दौरान जो महात्मा गांधी थे उन्होंने लोगों को कहा कि वो इंपॉर्टेंट टेक्सटाइल को बायकॉट करें और इसके साथ ही जो हैंड स्पन यानी जो हैंड वोवन क्लॉथ है उसको चुने, यानी जो हथकरघा के ऊपर जो बनाया जाता है कपड़ा इंडिया में उसको वो चुने। यानी जो खादी था वो आगे चलकर नेशनलिज्म का एक सिंबल बनकर उभरा और लोग जो थे वो इसको देशभक्ति के साथ जोड़ रहे थे, देशभक्ति के साथ देख रहे थे। और जो चरखा था वो इंडिया को एक तरीके से रिप्रेजेंट करने लगा। और ये जो चरखा था ये इतना इंपॉर्टेंट हो गया कि जब 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इंडिया का ट्राई कलर फ्लैग बनाया तो उसमें चरखा को सेंटर में जगह दिया गया। तो उससे आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा एक सिंबल बन चुका था देशभक्ति का, देश सेवा का। इसके बाद यहाँ पर आगे देखते हैं तो आगे यहाँ पर बात की गई है कि क्या हुआ उन लोगों के साथ, उन वेवर्स के साथ या फिर स्पिनर्स के साथ जिनकी नौकरी चली गई या फिर जिनका जो रोजगार था वो छिन गया। तो देखिए ज़्यादातर वेवर्स जो थे वो एग्रीकल्चरल लेबरर बन गए, कुछ जो थे वो शहरों की ओर चले गए काम की तलाश में, और इसके अलावा कुछ जो थे वो प्लांटेशन में काम करने चले गए अफ्रीका या फिर साउथ अमेरिका में। और इसके अलावा कुछ जो हैंडलूम वेवर्स जो थे उनको नौकरी मिल गई, जो नए कॉटन मिल्स आग इस्टेब्लिश हुए मुंबई में या फिर अहमदाबाद
अहमदाबाद में, सोलापुर में, नागपुर में, कानपुर में जो नए कॉटन मिल्स बने, वहाँ पर उनको कुछ लोगों को नौकरी मिल गई। तो उसी के बारे में हम आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा ये टॉपिक है कॉटन मिल्स कम अप, यानी जो नए कॉटन मिल्स इंडिया में सेटअप हुए। तो देखिए, जो पहला कॉटन मिल इंडिया में सेटअप हुआ था वो एक स्पिनिंग मिल था। वो बॉम्बे में 1854 में सेटअप हुआ था। और इसके बाद अर्ली 19th सेंचुरी से ही जो बॉम्बे था वहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट रीजन हो चुका था रॉ कॉटन के एक्सपोर्ट के लिए, जिसको कि एक्सपोर्ट किया जाता था इंग्लैंड में या फिर चाइना में। और देखिए, ये जो रीज़न था ये काफ़ी क्लोज था उन ब्लैक सॉइल के इलाकों के काफ़ी नज़दीक था जहाँ पर कॉटन को उगाया जाता था। तो इस वजह से यहाँ पर जब कॉटन टेक्सटाइल मिल्स को सेटअप किया गया तो यहाँ पर रॉ मटेरियल को, सप्लाईज को गेट पाना काफ़ी आसान था, काफ़ी आसानी से उनको रॉ मटेरियल्स मिल जाते थे। और इसलिए यहाँ पर जो ये कॉटन टेक्सटाइल मिल्स थे ये काफ़ी सक्सेसफुल साबित हुए। इसके बाद अगर हम देखें तो 1900 तक करीब 84 मिल्स इंडिया में, मेरा मतलब है बॉम्बे में सेटअप हो चुके थे और ऑपरेट कर रहे थे। और इसमें से ज़्यादातर जो मिल्स थे उनको सेटअप किया गया था पारसी लोगों के द्वारा, पारसी या फिर गुजराती जो बिजनेसमैन थे उनके द्वारा, जिनको कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हुआ था जब उन्होंने चाइना के साथ ट्रेड किया था। इसके बाद अगर हम बात करें तो देखिए, मिल जो थे ऐसा नहीं था कि सिर्फ बॉम्बे में आए, बॉम्बे के अलावा जो दूसरे शहर थे वहाँ पे भी मिल्स काफ़ी धीरे धीरे आने लगे थे। फॉर एग्जांपल, जो अहमदाबाद में पहला मिल सेटअप किया गया था वो 1861 में सेटअप किया गया था। और इसके बाद आगे चलकर कानपुर में 1 साल बाद यूपी में सेटअप किया गया, यूनाइटेड प्रोविंसेस उस समय कहा जाता था, सेटअप किया गया था कॉटन मिल। और देखिए, जो कॉटन मिल्स का जो ग्रोथ था उसकी वजह से लेबर का डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, लोगों को हज़ारों की संख्या में जॉब मिला और लोग जो थे वो शहरों की तरफ मूव कर रहे थे नौकरियों की तलाश में, काम की तलाश में। तो देखिए, जो शुरुआती के डिकेड्स थे, यानी शुरुआत के 10, 20, 30, 40 साल में जो कॉटन टेक्सटाइल फैक्ट्री था इंडिया में, उसको बहुत तरीके के प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े। उसका रीज़न ये था कि ये जो थे ये सस्ते जो टेक्सटाइल थे जो कि ब्रिटेन से आते थे उनसे compete नहीं करने पा रहे थे। और ज़्यादातर जो कंट्रीज़ थे वहाँ पर जो गवर्नमेंट थी उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन को काफ़ी सपोर्ट किया था, क्योंकि उन्होंने बाहर के जितने भी सामान थे उनके ऊपर काफ़ी हेवी ड्यूटीज़ लगा दिए थे। यानी इंडिया का सामान जाकर चाइना में, ब्रिटेन में और दूसरे देशों में नहीं बिकने पा रहा था। और इसकी वजह से जो कंपटीशन था वो ख़त्म हो जाता था और जो थे इंडियन बिजनेसमैन या फिर जो इंडियन टेक्सटाइल जो था वो वहाँ पर कम्पीट नहीं करने पा रहा था। और देखिए, जो इंडिया के बिजनेसमैन थे जिन्होंने कॉटन मिल्स को सेटअप किया था वो लगातार कॉलोनियल गवर्नमेंट से ये अर्ज कर रहे थे कि उनको भी इस तरीके का प्रोटेक्शन दिया जाए। लेकिन वहाँ पर जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी उसने लगातार इसको इस तरीके के प्रोडक्शन देने से मना कर दिया और वो लगातार ब्रिटेन से प्रोडक्ट को इंपोर्ट कर रही थी। तो जो पहला सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट आया डेवलपमेंट का, कॉटन प्रोडक्शन के डेवलपमेंट का, वो था जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ। तो देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान जो ब्रिटेन था वो उधर ही सामान को सप्लाई करने में बिजी था और ब्रिटेन के जो आर्मी थी उसको बहुत ज़्यादा सामानों की ज़रूरत थी, प्रोडक्ट्स की ज़रूरत थी। तो इस वजह से जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी उसने इंडिया के मिल्स को ये ऑर्डर दिया कि वो जो ब्रिटिश आर्मी है उसके लिए सामान को प्रोड्यूस करे, यानी उसके लिए क्लॉथ्स को प्रोड्यूस करे मिलिट्री सप्लाई के लिए। तो ये एक ऐसा समय था जिसमें कि जो कॉटन मिल्स थे इंडिया के उनको काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी मिली, उनका काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ गया, उनको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिला। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में और पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि है द स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान एंड वुड्स स्टील। देखिए, इस टॉपिक में हम टीपू सुल्तान के स्वॉर्ड की बात करेंगे, वुड्स स्टील की बात करेंगे और इसके साथ ही बात करेंगे कि जो इंडिया में पुराने जो बिजनेसेस थे जो कि आयरन और स्टील का प्रोडक्शन क्या करते थे उन पर क्या असर हुआ जब ब्रिटेन से आयरन और स्टील का इंपोर्ट होने लगा। और इसके साथ ही आगे हम बात करेंगे कि किस तरीके से इंडिया में पहला जो बिजनेस था या फिर पहला जो इंडस्ट्री था स्टील का वो सेटअप हुआ था। तो इन चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम इस चैप्टर में बात करने वाले हैं। तो आइए, हमारा ये जो टॉपिक है ये इस टॉपिक में जो हम सबसे शुरुआत करते हैं टीपू सुल्तान के स्वॉर्ड के साथ। तो टीपू सुल्तान के बारे में आप जानते ही होंगे कि जो टीपू सुल्तान थे उन्होंने मैसूर पर रूल किया था 1799 तक। 4 युद्ध उन्होंने लड़े थे ब्रिटिशर्स के खिलाफ और अपने स्वॉर्ड के साथ उनकी मृत्यु हो गई थी युद्ध के मैदान में। और जो टीपू सुल्तान का स्वॉर्ड है अब वो अभी रखा गया है इंग्लैंड के म्यूजियम में, जिसकी तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर यह सवाल उठता है कि यहाँ पर हम टीपू सुल्तान की इतनी ज़्यादा बात क्यों कर रहे हैं और उनकी तलवार की यहाँ पर इतनी ज़्यादा बात क्यों कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, जो टीपू सुल्तान का जो तलवार था वो काफ़ी
हाई क्वालिटी के स्टील से बनाया गया था, जिसको कि वुड्स स्टील कहा जाता है। और इस तलवार की खासियत ये थी कि ये बहुत ही मजबूत हुआ करता था और इसका जो एज होता था वो काफ़ी शार्प होता था, इसकी धार बहुत ही तेज होती थी। इसकी वजह से ये दुश्मन के आर्मर को, दुश्मन के जो कवच है उसको आसानी से भेद सकता था। और जो ये क्वालिटी है इस स्टील का, ये आता था कि जो आपका ये जो स्टील है इसमें काफ़ी हाई मात्रा में कार्बन मौजूद हुआ करता था और इसको बनाने का जो प्रोसेस था वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था। और ऐसा नहीं था कि इसको कुछ खास लोग बनाते थे। अगर आप साउथ इंडिया में उस समय जाते 18 सेंचुरी में, तो पूरे साउथ इंडिया में इस स्टील को प्रोड्यूस किया जाता था और ये काफ़ी फेमस था साउथ इंडिया में ये जो स्टील था। और देखिए, जो एक व्यक्ति थे फ्रांसिस बुकानन, जिन्होंने मैसूर की यात्रा की थी 1800 में, उन्होंने अकाउंट छोड़ा है कि किस तरीके से, किस टेक्निक से इस स्टील को प्रोड्यूस किया जाता था, किस तरीके से इस तलवार को मेरा मतलब है इस स्टील को प्रोड्यूस किया जाता था। इसमें उन्होंने बताया गया है कि फर्नेस में आयरन को मिक्स किया जाता था चारकोल के साथ और इसको छोटे क्ले पॉट्स में रखा जाता था। टेम्परेचर को कंट्रोल करके स्टील इंगॉट्स बनाए जाते थे, उससे फिर आगे चलकर स्वॉर्ड बनाया जाता था। देखिए, वुड जो है वो एक बिगड़ा हुआ, यानी वुड जो वर्ड है जिसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं वो एक बिगड़ा हुआ वर्ड है। कन्नड़ वर्ड उरुक्कू, तेलुगु वर्ड हुक्कू और या फिर तमिल और मलयालम वर्ड उरुक्कू, इसी का बिगड़ा हुआ एक रूप है जो हमारा वुड्स, यहाँ पर हम बात करें वुड्स। और ये जो हुक्कू वर्ड है, उरुक्कू वर्ड है, इसका मतलब होता है स्टील और इसी से आगे चलकर बन गया वुड्स। और जो इंडियन वुड्स स्टील था, इसने काफ़ी सारे साइंटिस्ट लोगों को भी प्रभावित किया था। फॉर एग्जांपल, जो माइकल फराडे थे जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का खोज किया था, उन्होंने करीब 4 वर्ष उन्होंने बिताए थे इंडियन वुड्स की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने में। और देखिए, जो वुड्स स्टील का जो मेकिंग प्रोसेस है वो साउथ इंडिया में उस समय में बहुत ही पॉपुलर था, लेकिन मिड 19 सेंचुरी आते आते तक, और आज अगर हम बात करें तो ये जो पूरा टेक्नोलॉजी है वुड स्टील बनाने का वो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है। उसको अब कोई भी नहीं जानता, जानते भी होंगे तो बहुत ही कम लोग जानते हैं। और क्या आप सोच सकते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि इतना जो पॉपुलर स्टील बनाने का प्रोसेस था वो आज बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है, विलुप्त हो चुका है। उसका रीज़न ये था कि जब ब्रिटिशर्स का इंडिया पर रूल हो गया और ब्रिटिशर्स जो थे वो ब्रिटेन से आयरन और स्टील को इंपोर्ट करने लगे, तो उसकी वजह से जो इंडिया में जो आयरन और स्टील प्रोडक्शन होता था उस पर काफ़ी ज़्यादा उसका प्रभाव पड़ा और इंडिया के जो बिजनेसेस थे उनको काफ़ी उसकी वजह से उनका जो बिजनेस था वो काफ़ी प्रभावित हो गया। इसके बाद इसी में हमारा शॉर्ट टॉपिक आ जाता है अबैंडन्ड फर्नेसेस इन विलेजेस। तो देखिए, इंडिया में हमने जैसे बात किया कि जो वुड्स स्टील बनाने का जो प्रोसेस था, या फिर इंडिया में जितने भी प्रोसेस होते थे, जितने भी तरीके के स्टील बनते थे, उन सभी को फैक्ट्रीज में नहीं बनाया जाता था, बल्कि गांव में अपने घर में लोग जो थे, जो कि कारीगर थे, वो छोटे छोटे फर्नेसेस बनाते थे और उसी में छोटे छोटे वो औजार बनाते थे और भी चीज़ें बनाते थे। और देखिए, जो वुड स्टील बनाने का जो प्रक्रिया था वो काफ़ी स्पेशलाइज्ड टेक्निक था, काफ़ी उसमें स्पेशलाइजेशन होता था, काफ़ी उसमें आपको एक्सपर्टीज होना चाहिए, तभी आप अच्छी क्वालिटी के वुड स्टील बना सकते थे। लेकिन जो आयरन स्मेल्टिंग का जो प्रोसेस था इंडिया में वो काफ़ी कॉमन था, क्योंकि अगर आप इंडिया के किसी भी इलाके में उस समय में जाते तो वहाँ पर लोग आपको मिल जाते जो कि आयरन स्मेल्टिंग कर रहे थे, यानी कि आयरन ओर से आयरन बना रहे थे। और अगर आप बिहार और सेंट्रल इंडिया में घूमे तो लगभग हर एक डिस्ट्रिक्ट में आपको स्मेल्टर्स मिल जाते जो कि लोकल डिपॉजिट का यूज़ करके आयरन को प्रोड्यूस किए जाते थे, जिनको कि डेली यूज़ के जो काम है उनको बनाने के लिए स्टील, उसके लिए वो स्टील और आयरन का प्रोडक्शन करते थे। और जो फर्नेसेस बनते थे इन प्रोडक्शन को करने के लिए वो मिट्टी के बनते थे, या फिर जो सन ड्राइड ईंट होती है या फिर ब्रिक्स होते हैं उससे बनते थे। और जो स्मेल्टिंग है उसका काम किया जाता था मर्दों द्वारा, और वहीं जो बेलोज थे उस पर महिलाएं काम किया करती थी। बेलोज एक तरीके का औजार हुआ करता था जिसके ज़रिए जो फर्नेस था उसके ऊपर हवा छोड़ा जाता था या फिर हवा मारा जाता था। और देखिए, इसकी वजह से बेलोज का यूज़ करके जो चारकोल था उसको बर्न किया जाता था या फिर आग को जलाए रखा जाता था। और देखिए, ये जो चीज़ था
जैसा कि हमने देखा कि पूरा जो इंडिया था वहाँ पर स्टील प्रोडक्शन हुआ करता था। लोग अपने अपने घरों में स्टील प्रोडक्शन करते थे, अपने पास के जो आयरन ओर का डिपॉजिट है वहाँ पर जाकर वो आयरन ओर को लाते थे, वो उसको प्रोसेस करके उससे उससे फिर आयरन बनाते थे, जिसको कि जो आयरन स्मिथ था या फिर जो लोहार था वो उसको खरीद कर उससे फिर औजार बनाता था। लेकिन अगर हम आगे देखें तो आगे लेट 19th सेंचुरी तक जो ये आयरन स्मेल्टिंग का जो ये पूरा प्रोसेस था या फिर जो बिजनेस था ये काफ़ी डिक्लाइन में जाने लगा। तो क्या आप सोच सकते हैं कि ऐसा क्या हुआ, और ज़्यादातर जो गांव थे वहाँ पर जो फर्नेसेस थे, जो बिजनेस था ये वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया और जो लोग थे वो इस बिजनेस को छोड़ने लगे। तो ऐसा क्यों हुआ, इस चीज़ को यहाँ पर आगे हम देख लेते हैं। तो देखिए, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न था वो था कि जो फॉरेस्ट लॉज बनाए गए थे, जिनकी बात हमने चैप्टर 4 में की थी। ये जो फॉरेस्ट लॉज नए बनाए गए थे कि कोई भी व्यक्ति जंगल में नहीं जा सकता है, कोई भी व्यक्ति इधर उधर रिजर्व फॉरेस्ट में नहीं जा सकता है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में नहीं जा सकता है। इन चीज़ों की वजह से जो लोग थे वो अब रिजर्व फॉरेस्ट में नहीं जा सकते थे, जहाँ से लोग पहले आयरन ओर को चुनते थे या फिर वुड को चुनते थे और भी चीज़ों को जो कि उनकी ज़रूरत की चीज़ें वो चुनते थे। तो इसकी वजह से उनका जो एक तरीके से रॉ मटेरियल था, जैसे कि चारकोल हो गया, वुड हो गया या फिर जो आयरन ओर हो गया, ये सभी चीज़ें उनको मिलना मुश्किल था। तो इस वजह से उनको बिजनेस अपना चलाना काफ़ी मुश्किल हो गया। और अगर वो चाहते भी, कई बार वो चाहते थे कि वो अपना बिजनेस को कंटिन्यू करें, तो उनको फॉरेस्ट लॉज को तोड़ना पड़ता था। वो चुपके चुपके जाते थे, लकड़ियों को चुनते थे और इस तरीके से वो अपना बिजनेस कंटिन्यू कर रहे थे। लेकिन इस तरीके से काम करके वो ज़्यादा दिनों तक अपने बिजनेस को चालू नहीं रख सकते थे, चला नहीं सकते थे। और इसकी वजह से बहुत सारे लोग जो थे, जो कि आयरन स्मेल्टिंग का काम किया करते थे, उन्होंने अपने जॉब छोड़ दिए और दूसरे तरीके के काम वो करने लगे, दूसरे तरीके से अपनी रोजी रोटी चलाने लगे। तो देखिए, ऐसा नहीं था कि सभी इलाकों में सरकार ने बैन लगा कर रखा था। कुछ इलाकों में जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी उसने लोगों को ये छूट दी थी कि वो जाकर जंगलों में चुन सकते हैं, आयरन ओर को चुन सकते हैं या फिर जो वुड्स है उसको भी चुन सकते हैं। लेकिन वहां पर जाने के लिए जो आयरन स्मेल्टर्स थे उनको काफ़ी हाई टैक्स देना पड़ता था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, हर जितने भी फर्नेसेस वो यूज़ करते थे हर एक फर्नेस के हिसाब से। तो इसकी वजह से जो उनका इनकम था, जो उनका प्रॉफिट था, वो काफ़ी कम हो जाता था और ये भी चीज़ उनके लिए सही नहीं थी या फिर उनके लिए सस्टेनेबल नहीं थी। और इसके बाद अगर हम आगे देखें तो लेट 19th सेंचुरी आते आते तक जो आयरन और स्टील था वो ब्रिटेन से काफ़ी बड़ी मात्रा में इंपोर्ट होने लगा था। और इसके साथ ही जो लोहार थे इंडिया में, यानी जो आयरन स्मिथ्स थे, वो इम्पोर्टेड आयरन को, इम्पोर्टेड स्टील को यूज़ करने लगे थे अब जो औजार थे या फिर जो चीज़ें बनाते थे उसके लिए। तो इसकी वजह से जो इंडिया में आयरन लोकल स्मेल्टर्स द्वारा प्रोड्यूस किए जाते थे उसका जो डिमांड था वो बहुत ही ज़्यादा कम हो गया था और इसकी वजह से उनको एक और परेशानी हो रही थी। तो अगर हम अर्ली 20th सेंचुरी से में बात करें तो जो आर्टिसंस थे जो कि आयरन और स्टील को प्रोड्यूस करते थे उनको काफ़ी नए कंपटीशन फेस करने पड़े, काफ़ी परेशानी होने लगी और इस वजह से उनका जो बिज़नेस था वो अब उतना सस्टेनेबल नहीं था या फिर उनका बिज़नेस वो कैरी ही नहीं कर सकते थे और अगर वो चाहते कैरी करना तो उनको उतना ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं होता। इसके बाद इसी टॉपिक के अंदर छोटा टॉपिक है आयरन एंड स्टील फैक्ट्रीज कम अप इन इंडिया और इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं टिस्को के बारे में। जो टिस्को कंपनी है और जो फैक्ट्री है जमशेदपुर में आयरन और स्टील की, इसकी बात करेंगे किस तरीके से वो सेटअप हुआ था। तो देखिए, ये जो फैक्ट्री है जमशेदपुर में, ये सेटअप किया गया था दोराबजी टाटा द्वारा, जो कि सबसे बड़े बेटे थे जमशेदजी टाटा के, और इनको और भी बिजनेसेस से काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हुआ था और उस पैसे में बहुत बड़ा हिस्सा ये इन्वेस्ट करना चाहते थे आयरन और स्टील फैक्ट्री सेटअप करने के लिए। और इसके लिए उन्होंने एक व्यक्ति का सहारा लिया जो कि थे चार्ल्स वेल्ट, जो कि एक अमेरिकन जियोलॉजिस्ट थे। और इसके साथ उन्होंने 1904 के आसपास खोजबीन शुरू की कि कहाँ पर हमें अच्छा आयरन और डिपॉजिट मिल सकता है ताकि हम वहाँ पर फैक्ट्री को सेटअप कर सकें। और वो छत्तीसगढ़ के जंगलों में या फिर और भी जगहों पर आयरन और के डिपॉजिट खोज रहे थे ताकि वो फैक्ट्री के लिए सही जगह चुन सकें। और वो खोजते खोजते और भी जगहों, बहुत जगहों पर घूमे, छत्तीसगढ़ में घूमे और भी जगहों पर घूमे,
तो उनको उतनी अच्छी क्वालिटी का जो आयरन ओर था वो उतना मिल नहीं रहा था। और एक दिन आया जब वो काफ़ी दिनों से घूम रहे थे, काफ़ी घंटों से घूम रहे थे ये दोनों व्यक्ति, तो एक छोटे से गांव में पहुंचे जहां पर कुछ लोग जो थे वो आयरन ओर को भरकर ले जा रहे थे, कैरी कर रहे थे। और ये जो लोग थे ये अगरिया कम्युनिटी के थे। और इनसे पूछा गया कि आपको ये जो आयरन ओर है ये कहाँ से मिला, तो इन्होंने एक हिल का बारे में बताया, एक पहाड़ी के बारे में बताया। और उस पहाड़ी पर जब वो गए, ये दोनों व्यक्ति गए, तो यहाँ पर उन्हें काफ़ी एक अच्छी क्वालिटी का आयरन ओर डिपॉजिट मिला। तो लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि ये जो हिल था, जिसको कि रजहरा हिल्स कह सकते हैं हम, कहा जाता है, इस जगह का नाम है रजहरा हिल्स। तो यहाँ पर ये जो दोनों व्यक्ति थे इनको आयरन ओर तो काफ़ी अच्छा मिला, लेकिन यहाँ पर वाटर का सोर्स अवेलेबल नहीं था, जो कि आयरन और स्टील इंडस्ट्री के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो इस वजह से यहाँ पर उनके लिए फैक्ट्री सेटअप करना प्रॉफिटेबल नहीं था या फिर उतना सक्सेसफुल नहीं था। तो इस वजह से उनको दूसरी जगह के लिए तलाश में जाना पड़ा। और इसके बाद आगे चलकर वो सुवर्ण रेखा जो नदी है उसके किनारे गए, वहाँ पर उन्होंने जमशेदपुर में फैक्ट्री सेटअप किया और वहाँ पर एक इंडस्ट्रियल टाउनशिप सेटअप किया। और यहाँ पर वाटर भी काफ़ी अच्छी मात्रा में अवेलेबल था और इसके साथ ही आयरन और डिपॉजिट भी काफ़ी अच्छी मात्रा में अवेलेबल था, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का। और देखिए यहाँ पर जो फैक्ट्री सेटअप किया गया और जो कंपनी सेटअप किया गया उसको नाम दिया गया टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको कि टिस्को के नाम से हम जानते हैं। और ये जो कंपनी थी ये स्टील प्रोड्यूस करने लगी 1912 में। और देखिए 1912 के बाद जो कंपनी थी वो एक ऐसे समय पर सेटअप हुआ था जो कि उसको काफ़ी अच्छा बिजनेस तुरंत ही मिल गया, क्योंकि देखिए टिस्को जो था वो 1912 में सेटअप हुआ था और 1914 में वर्ल्ड वार शुरू हो गया था। और शुरुआत में जो रेलवे इंडिया में चलते थे, यानी पहले जो रेलवे इंडिया में सेटअप हो रहे थे, उसके लिए जो स्टील था वो ब्रिटेन से इंपोर्ट किया जाता था। और इंडिया में जो ब्रिटिशर्स थे, जो कि ब्रिटिशर्स ऑफिसर्स थे, उनका ये मानना था कि इंडिया में अच्छी क्वालिटी का स्टील प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, अच्छी क्वालिटी का आयरन प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है। और इसकी वजह से वो ब्रिटेन से चीज़ों को इंपोर्ट किया करते थे, आयरन और स्टील को इंपोर्ट किया करते थे। लेकिन जब टिस्को सेटअप हुआ उस समय जो सिचुएशन था वो काफ़ी ज़्यादा बदल गया, क्योंकि 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हो गया। और स्टील और जो ब्रिटेन में स्टील प्रोड्यूस होता था, आयरन प्रोड्यूस होता था, वो सिर्फ और सिर्फ यूरोप में ध्यान दे रहा था, वहाँ पर सप्लाई को कंप्लीट कर रहा था। और क्योंकि यूरोप में काफ़ी ज़्यादा युद्ध चल रहा था, तो इस वजह से ब्रिटेन से जो स्टील इंपोर्ट होता था वो काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन कर गया, एक तरीके से ख़त्म के कगार पर हो गया। तो इस वजह से जो इंडियन रेलवे थी, जो कि इंडिया में रेलवे सेटअप होने का पूरा काम था, उसके लिए आयरन और स्टील सप्लाई करने का काम दे दिया गया टिस्को को। और टिस्को जो है वो रेल सप्लाई करने लगी। और ये जो वार था, फर्स्ट वर्ल्ड वार, वो कई सालों तक चला। तो इसकी वजह से जो टिस्को थी उसको सेल्स बनाने का भी काम मिल गया, कैरेज व्हील्स बनाने का भी काम मिल गया युद्ध के लिए। और 1919 आते आते तक जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी वो टिस्को के जितने भी प्रोडक्शन होता था उसका 90% खरीद लेती थी। और इस समय तक जो टिस्को था वो पूरे ब्रिटिश एम्पायर में, यानी ब्रिटेन, जहाँ पर भी ब्रिटिश एम्पायर था उसका सबसे बड़ा फैक्ट्री बन चुका था, सबसे बड़ा स्टील इंडस्ट्री बन चुका था, इतना बड़ा टिस्को हो चुका था। तो इसी आयरन और स्टील की हमने देखा, जैसा कि हमने कॉटन टेक्सटाइल के मामले में देखा था, इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन तभी हुआ जब ब्रिटिश इंपोर्ट इंडिया में डिक्लाइन किया और इंडियन जो मार्केट था उसको एक तरीके से मौका मिला। यानी कि ब्रिटिश जो इंपोर्ट था वो कम हुआ और इंडिया के चीज़ों को बढ़ावा दिया गया। तो ये तब हुआ जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ या फिर सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ। और जब जैसे जैसे नेशनलिस्ट मूवमेंट डेवलप हुआ और इंडस्ट्रियल क्लास स्ट्रॉन्गर हुआ, तो सरकार से ये डिमांड होने लगे कि जो प्रोटेक्शन है वो बिजनेसेस को दिया जाए। और इंडिया के ऊपर जो कंट्रोल है उसको बनाए रखने के लिए ब्रिटिशर्स को बहुत सारे मांगों को मानना पड़ा और बहुत सारे तरीके के छूट देने पड़े। तो इस तरीके से जो हमारा स्टील और आयरन इंडस्ट्री था, पहला फैक्ट्री इंडिया में सेटअप हुआ था। तो देखिए यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर जापान की बात है कि जापान में इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे हुआ था, इसको शॉर्ट में हम थोड़ा सा समझा लेते हैं।
मेरा मतलब है समझा देता हूँ, आप इसको समझ लीजिए कि देखिए जापान में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ वो लेट 19th सेंचुरी में शुरू हुआ था, वो इंडिया से बिल्कुल ही उल्टा था। क्योंकि देखिए जो इंडिया में कॉलोनियल स्टेट था वो चाहता था कि ब्रिटेन में जो चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं उसको यहाँ पर लाकर सप्लाई किया जाए, यहाँ पर बेचा जाए और ब्रिटेन को डेवलप किया जाए। लेकिन इसके कंपेरिजन में जो जो जापान था वो अपने देश के इंडस्ट्रीज़ को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दे रहा था, काफ़ी उसको बढ़ा रहा था। और देखिए जो मेजी रेजिम यानी मेजी राजवंश जो कि वहाँ पर रूल कर रहा था, वहाँ के जो राजा थे मेजी राजवंश के, जो कि 1868 में जिनको पावर मिला था, उनका ये मानना था कि जापान को इंडस्ट्रियलाइज करने की ज़रूरत है ताकि जो वेस्टर्न डोमिनेशन है उसको रेजिस्ट किया जा सके या फिर उसको रोका जा सके। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की ताकि इंडस्ट्रियलाइजेशन को सपोर्ट किया जा सके। उन्होंने पोस्टल सर्विसेज बनाए, टेलीग्राफ बनाए, रेलवेज बनाए, स्टीम पावर्ड शिपिंग को डेवलप किया और ज़्यादातर जो एडवांस टेक्नोलॉजी था वेस्ट में उसको इंपोर्ट किया और उसको जापान की ज़रूरतों के हिसाब से एडेप्ट किया। और इसके साथ ही फॉरेन एक्सपर्ट को भी बुलाया गया ताकि जापानीज जो प्रोफेशनल है उनको ट्रेन किया जा सके। और इसके साथ ही जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो बिजनेसमैन थे, उनको काफ़ी सस्ते दामों पर लोन दिए गए, इन्वेस्टमेंट किए गए, बैंक को सेटअप किया गया गवर्नमेंट द्वारा। और इसके साथ ही बहुत ही बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ को शुरुआत किया गया गवर्नमेंट द्वारा, यानी सरकार जो है वो बहुत बड़े बड़े फैक्ट्रीज बनाती थी, उसको चलाती थी, उससे प्रॉफिट बनाती थी और उसके बाद ही काफ़ी सस्ते दामों पर उनको जो बिजनेस फैमिलीज थे, जो बिजनेसेस थे, उनको बेच देती थी। तो इस तरीके से जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था जापान का किया गया था। तो देखिए हमने जैसे देखा इंडिया में जो कॉलोनियल रूल था उसने बहुत सारे तरीके के रुकावटें पैदा की इंडिया के इंडस्ट्रियलाइजेशन में। और उसके कंपेरिजन में अगर हम जापान में देखें तो जापान जो था वहाँ पर जो फॉरेन कंक्वेस्ट था उसको रोकने के लिए या फिर उससे टक्कर लेने के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया गया था। तो इससे एक चीज़ यहाँ पर हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि जो ब्रिटेन में मेरा मतलब है जो जापान में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था वो शुरुआत से ही उसके मिलिट्री नीड्स या फिर उसके सैनिकी ज़रूरतों, जो सरकार है उसकी ज़रूरतों के हिसाब से बनाया गया था। तो यहाँ पर ये जो चैप्टर है ये हमारा खत्म होता है। लेकिन यहाँ पर हम एक चीज़ हमें ये समझ में आती है कि जो सरकार है जो कि रूल कर रही है वो अगर चाहे तो देश को एक दूसरे रास्ते पर ले जा सकती है। जैसे कि हमने ब्रिटिश रूल का एग्जांपल देखा कि अगर ब्रिटिश रूल इंडिया में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती तो इंडिया में और भी बिजनेसेस सेटअप हो सकते थे और भी बिजनेसेस फ्लरिश कर सकते थे। वो उतने ज़्यादा फ्लरिश नहीं किए क्योंकि उनको गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं मिला। और जापान का जैसा कि हमने एग्जाम्पल देखा कि जापान में सरकार ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया बिजनेसेस को, उसकी वजह से जापान में इंडस्ट्रियलाइजेशन काफ़ी अच्छी तरीके से हुआ, काफ़ी बेहतर हुआ। तो इन चीज़ों को हमें समझ लेना चाहिए। तो यहाँ पर ये चैप्टर हमारा खत्म होता है। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।